नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस कंटिन्यू करें और आज हम देख रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसमें पोषक तत्व में हमने कार्बोहाइड्रेट और हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपने नए पोषक तत्व के बारे में, जो है वसा। वसा यानी कि फैट। हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो हमारा पोषक तत्व है वो है वसा यानी कि फैट। वसा फैट आप सभी लोग जानते ही हैं क्या होता है, यानी कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमने लग जाता है। ये शब्द तो हम लोग बहुत बार सुनते हैं, यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो गया है मेरे तो, यानी कि हमारा शरीर बहुत भारी हो गया है। और वसा की जब भी हम बात करते हैं, वसा शब्द का मतलब होता है चिकनाई, यानी कि चिकनापन। यानी कि इसके अंतर्गत हम उन वस्तुओं को ऐड करते हैं जो क्या होती है, चिकनी होती है। अब चिकनी क्या क्या होती है खाने की चीज़ें? तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, दूध, दही, ये सारी चीज़ों को हम टच करके देखते हैं तो टच करने के बाद वो कैसे दिखाई देती है? चिकनी दिखाई देती है। यानी कि वे सभी चीज़ें हम लेते हैं जो कैसी होती है? चिकनी होती है। ये बात तो होती है हमारे खुद के समझने के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख तो सकते नहीं। तो यानी कि हमें समझने के लिए कि वसा के अंतर्गत हम किन चीज़ों को लेते हैं, तो हम बात करते हैं जो भी चिकनी चीज़ें होती है वो सारी हम वसा के अंतर्गत लेते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये जो वसा है ये मोस्टली बनी किससे होती है? जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी थी। प्रोटीन की बात की थी, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने थे। और जब बहुत सारे अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ गए थे तब प्रोटीन बनी थी। अब उसी तरह ये वसा किससे मिलकर बनी होती है? तो वसा मिलकर बनी होती है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से। यहाँ पे दो शब्दों को देख रहे हैं हम लोग, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल। अब ये ग्लिसरॉल वसीय अम्ल क्या होते हैं? तो ग्लिसरॉल की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो ग्लिसरॉल होता है ये होता है एक प्रकार का एल्कोहल। ये होता है एक टाइप का एल्कोहल, यानी कि इसमें OH ग्रुप जुड़ा होता है और इसे कहते हैं हम एल्कोहल ग्रुप। यानी कि जब बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और उसमें ये ग्रुप जुड़ा होता है तो वो बन जाता है ग्लिसरॉल। अगर हम ग्लिसरॉल की संरचना देखें, CH2OH, CH2OH और CH2OH, यानी कि ये जो तीनों कार्बन हैं ये एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं? एकल बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। यानी कि इन तीनों कार्बन के मध्य अगर बॉन्ड है तो वो किन के मध्य है? कार्बन 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 के मध्य बंध है। और इन कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप, OH ग्रुप और OH ग्रुप। और ये जो OH ग्रुप होता है इसे कहते हैं हम एल्कोहल ग्रुप। और इसलिए जब बहुत तीन कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनके साथ अगर एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन यूज हो रहे हैं? 3 कार्बन श्रृंखला, 3 कार्बन की चेन बन रही है, इसलिए हम कहते हैं 3 कार्बन चेन। ये बात हो गई ग्लिसरॉल की। अब बात करते हैं वसीय अम्ल की। अब ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। अब ये 2 टाइप किस बेसिस पर? हमने यहाँ पे देखा 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कार्बन और कार्बन के मध्य सिर्फ एक बंध है। अब जब कार्बन और कार्बन के मध्य एक बंध होता है तो इसे कहते हैं संतृप्त। और जब कार्बन और कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इन दोनों को कहते हैं असंतृप्त। तो वसीय अम्ल किनसे मिलकर बने होते हैं? जब कार्बन और कार्बन के मध्य अगर एकल बंध प्रेजेंट है तो उसे कहते हैं संतृप्त वसीय अम्ल। और जब कार्बन और कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसे कहते हैं हम लोग असंतृप्त वसीय अम्ल। ये तो बात हो गई इनके टाइप की। अब यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग ग्लिसरॉल की, तो यहाँ पे हम लगा रहे थे OH। तो उसी तरह अगर हम वसीय अम्ल की बात करें तो इसके पीछे कौन सा ग्रुप जुड़ता है?
तो यहाँ पे आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा अम्ल, यानी कि यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, एसिड। तो इसका ग्रुप कौन सा होगा, एसिड ग्रुप होगा। तो एसिड ग्रुप होता है CaCOOH। इसकी जो संरचना बनाई जाती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। अब यहाँ पे कार्बन के 1, 2 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन से, तीसरा हो गया इस ऑक्सीजन से, यानी कि 1, 2 और 3, इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। बच्चा कौन सा, 1 बॉन्ड, ये वाला खाली है। यानी कि अब जब कार्बन की श्रृंखला जुड़ेगी तो वो सिर्फ इसके इस साइड जुड़ेगी। यानी कि ये जो COOH ग्रुप होता है, अम्ल वाला समूह, ये हमेशा श्रृंखला के लास्ट में जुड़ता है, क्योंकि इसके लास्ट में तो ऑलरेडी ये जुड़े हुए हैं। तो जो एक श्रृंखला बचती है, एक जगह बची है, वो सिर्फ इसके आगे जुड़ती है, तो ये हमेशा लास्ट में जुड़ता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये भी लास्ट में जुड़ेगा। अब हम इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि जो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल है, ये आपस में जुड़ेंगे कैसे। तो हमने ग्लिसरॉल की संरचना देखी, ये है हमारा ग्लिसरॉल। यानी कि अगर जब हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसका जल अपघटन होगा। जल अपघटन में लास्ट क्लास में बता चुकी है कि जल अपघटन क्या होता है। यानी कि जब हम इसको तोड़ेंगे, ये कितनी जगह से टूटेगा। अगर हम कहीं से धागा बांध रहे हैं, हम लोग हाथ पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ये आपस में कैसे चल रहे हैं, हाथ पकड़ के, ठीक है। अब इनको अलग अलग करना है, तीनों को अलग दिशा में जाना है, ठीक है। 3 रास्ते हैं, तीनों को अलग अलग जाना है। तो कहाँ से जाएंगे, ये हाथ तोड़ देगा, ये इधर चला जाएगा, ये भी हाथ छोड़ देगा, ये भी इधर चला जाएगा, और ये सीधा चला जाएगा। यानी कि इनको अलग अलग दिशा में जाने के लिए, इनको तोड़ने के लिए ये हाथ छोड़ना पड़ेगा। उसी तरह ये तीनों किससे जुड़े हुए थे, एक दूसरे से हाथ पकड़ के जुड़े हुए थे। तो उसी तरह ये तीनों कार्बन भी किससे जुड़े हुए हैं, इन बॉन्ड से और इस बॉन्ड से। अब इनको तोड़ेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, तो ये भी अलग जाएगा, ये भी अलग जाएगा, और ये भी पूरा अलग जाएगा। यानी कि जब हम बात करते हैं कि जब इसका जल अपघटन होता है तो ग्लिसरॉल का, तो ग्लिसरॉल से कितने अणु मिलेंगे, हमें 3 अणु प्राप्त होते हैं। यानी कि एक तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और एक ये अलग हो जाएगा। यानी कि हमें एक वसा बनाने के लिए ग्लिसरॉल के 3 अणु मिलते हैं, ठीक है ना। पहले तो हमने ये पूरा एक ही लिया है, यानी कि हमें पहले तो कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है। यानी कि हमने पहले स्टार्टिंग में लिया ग्लिसरॉल का 1 अणु, उसके साथ में हमने क्या ली, वसीय अम्ल। अब वसीय अम्ल लेते, मान लो मैं असंतृप्त वाले ले रही हूँ, ठीक है, पीछे लगा लिया COOH, ये मेरा OH ग्रुप हो गया। अब मैंने क्या बोला था, मैं क्या ले रही हूँ, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड ले रही हूँ, यानी कि मैंने एक ही बॉन्ड बनाया, ठीक है। यानी कि ये संतृप्त वसीय अम्ल है। अब कार्बन के मध्य एक ही बॉन्ड है, तो मुझे क्या करना है, सबकी इसके 4 बॉन्ड बनाने। इसके 4 हो गए, 1 2 3 4, इसके कितने हो गए, 1 2, इसके 2 बचे, 1 2, इसके 1 हो गया, 1 2 3, और ये चौथा जुड़ा हुआ है, सबके 4 हो गए। मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ हाइड्रोजन, ठीक है। मेरे एक ये वसीय अम्ल बन गया, ठीक है। तो यानी कि जब हम वसा बनाते हैं तो हमें ग्लिसरॉल का तो चाहिए होता है 1 अणु, और जो वसीय अम्ल है वो चाहिए होते हैं 3। अब बताओ क्यों चाहिए होंगे 3, क्योंकि जब हम इस ग्लिसरॉल को तोड़ेंगे, तो जब एक ग्लिसरॉल है 3 से मिलके बना हुआ है, यानी कि जब हम एक ग्लिसरॉल को तोड़ेंगे तो उससे तो हमें 3 चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे अगर हम एक वसीय अम्ल लेंगे तो एक तो इसके साथ लेके चला जाएगा, और बाकी दूसरे 2 लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, यानी कि एक ग्लिसरॉल के साथ हमें 3 वसीय अम्ल जोड़ने होते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, वसा के 3 अणु प्राप्त होते हैं। 3 अणु ही होंगे, क्योंकि ये पूरा एक मॉलिक्यूल मान रहे हैं हम लोग। इस एक मॉलिक्यूल के साथ अगर हम एक वसा लेंगे तो ये जो ग्लिसरॉल है ये 3 पार्ट्स में टूटता है, क्योंकि इसके 3 भाग है। अगर ये 3 भाग में टूटेगा और आके प्रोडक्ट सिर्फ एक है तो एक के साथ ही जुड़ पाएगा, और बाकी 2 लोग ऐसे ही रहेंगे। इसलिए हम वसा के भी 3 अणु लेते हैं कि अगर ये आगे चल के 3 पार्ट्स में टूट जाएगा तो तीनों के पास एक एक वसीय अम्ल हो जाएगा। और जब तीनों एक दूसरे से, तीनों को एक एक वसीय अम्ल मिल जाएगा तो कितने वसा के अणु बनेंगे, वसा के 3 अणु बन जाते हैं। तो ये किसकी संरचना थी, वसा की, यानी कि वसा का निर्माण
किस तरीके से होता है। ग्लिसरॉल का एक अणु और वसा अम्ल के 3 अणु मिलके वसा के 3 अणु बनाते हैं। 3 अणु इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्लिसरॉल जल अपघटन के बाद ग्लिसरॉल का एक अणु 3 भाग में टूट जाता है और यह वसा अम्ल के 3 अणु से जुड़कर 3 अणु वसा के दे देता है। तो ये हमने बात देखी कि वसीय अम्ल या फिर जो ग्लिसरॉल है, इन दोनों को मिलाकर वसा का निर्माण किस तरीके से होता है, यानी कि वसा की संरचना यानी कि रासायनिक संरचना किस तरीके से होती है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो वसा होती है, इस वसा के कार्य क्या है, अब हम इस वसा को क्यों खाते हैं, वसा का यूज़ क्या है बॉडी में। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान करना, क्योंकि खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा सभी पोषक पदार्थों से मिलेगी। तो सबसे पहला तो यही है कॉमनली कि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके साथ साथ हम इसमें ये भी कह सकते हैं, ये ऊर्जा का संग्रहण भी करती है वसा, ऊर्जा का संग्रहण। अब वसा ऊर्जा का संग्रहण कैसे करती है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या जम गया, फैट जम गया, यानी कि अब फैट है उसमें, तो उसके साथ साथ जो हमारी एनर्जी है वो भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई। यानी कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट जमने लग जाता है, फैट है तो हर एक फैट से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिल रही है, यानी कि हमारे पास ऊर्जा का क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है। यानी कि जब बॉडी में कमी होने लगती है ऊर्जा की, तो उस फैट से, उस वसा में से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती जाती है। यानी कि जब बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, जमने लगता है, तो ये हमारी ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करने लगता है। तो यानी कि इससे हमें ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन ऊर्जा का यह साथ में संग्रहण भी करता है। कौन करता है, वसा करता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो वसा होती है हमारे शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा। शरीर के कोमल अंग कौन कौन से, शरीर के जितने भी आंतरिक ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन, जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या हमें शरीर के आंतरिक अंग है। और ये सब कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, फोटो वीडियोस वगैरह देखे होंगे, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मासल होते हैं, इन पे क्या ये फैट से बने होते हैं। तो यानी कि अगर इनके ऊपर फैट नहीं जमा होगा, यानी कि इन पे वसा नहीं होगी, तो ये क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से घिसकते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे और इनको नुकसान भी हो सकता है। मान लो हमारे बॉडी में फैट कहीं नहीं है, वसा बिल्कुल ही नहीं है, जैसे मांसपेशियों के अंदर, बॉडी के अंदर मांस वगैरह, अगर ये बिल्कुल भी नहीं है तो क्या होगा, अगर मान लो कहीं हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो हमारे गिरते पड़ते कहीं टच भी होते, ये जितने भी अंग हैं ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे और चोट लग जाएगी। तो इसी तरीके से यानी कि जब इन सभी अंगों को बचाने के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट होता है। अब ये फैट क्या करेगा, यानी कि अब इन सभी में क्या है, फैट लगा हुआ है, यानी कि ये सब फैट से घिरे हुए। तो अगर हमारी बॉडी को चोट लग जाती है, हम गिरते पड़ते हैं, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो क्या होता है कि गिरते ही हमारी बॉडी के अगर ये फैट लगे तो ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, अगर टकराएंगे नहीं तो चोट की संभावना कम रहती है। यानी कि इन अंगों की सुरक्षा के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, फैट होता है, और ये फैट हम इन शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर हम अगला कार्य की बात करते हैं, ये जो फैट का यूज़ करते हैं, फैट का मतलब चिकनाई, चिकने पदार्थ। अब खाने के जितने भी चिकने पदार्थ हैं उनको खाने से स्वाद मिलता है खाने में, तो यानी कि फैट क्या काम करता है, स्वाद को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि टेस्ट बढ़ाता है, स्वाद को बढ़ाने में। यानी कि हम जितने भी खाना वगैरह खा रहे हैं, जैसे दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर, ये सारी चीज़ें कैसी होती है, ये सारी चीज़ें चिकनाई वाली होती है और टेस्टी होती है। फिर उस टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, यानी कि और ज़्यादा टेस्ट आए उस खाने में, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फैट का यूज़ करते हैं, वसा का यूज़ करते हैं। इसलिए ये जो वसा होती है हमारे स्वाद को बढ़ाने में भी काम करती है। और ये जो वसा होती है इससे हमारे शरीर में, शरीर के जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है उसका निर्माण होता है, शरीर के महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण करती है। अब शरीर के महत्वपूर्ण उत्पाद कौन कौन से, जैसे हार्मोन,
एंजाइम्स, ये सारे क्या है, शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनका निर्माण किससे होता है, फैट के कारण। हम इसके अगले कार्य की बात करें, ये जो वसा होती है इससे हमारे प्रोटीन की बचत होती है। अब प्रोटीन की बचत कैसे, हमने प्रोटीन के बारे में सुना था, प्रोटीन क्या था, हम लोग प्रोटीन पढ़ चुके हैं। प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिल रही थी यानी कि एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ साथ अगर इसमें कैलोरी के साथ साथ अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमें रोग हो रहा था मैरामस, यानी कि अब ये प्रोटीन की बचत होगी, यानी कि इसमें फैट मिल रहा है, ये हमको एनर्जी भी दे रही है, स्वाद बढ़ा रही है, उत्पाद भी प्राप्त हो रहा है, तो हमारे शरीर में इनकी कमी होने से बच जाती है। अगर कहीं कभी हमें प्रोटीन ना भी मिले तो फैट से भी हमारा काम चल सकता है। तो ये क्या थे प्रोटीन के कार्य, यानी कि प्रोटीन क्या कार्य करता है, प्रोटीन की वसा क्या काम करता है। तो वसा की संरचना के बारे में देख लिया, वसा क्या काम करता है। अब वसा मिलती कहाँ से, यानी कि वसा की प्राप्ति के स्थान, वसा कहाँ से मिलती है हमें। हम लोगों ने बात की वसा का मतलब होता है फैट, यानी कि चिकने पदार्थ। अब कुछ भोज्य पदार्थ तो ऐसे होते हैं, यानी खाने के कुछ आइटम तो ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें फैट दिखता है कि हाँ इसमें फैट है, यानी कि कुछ पदार्थों में देख के उसमें फैट का पता चल जाता है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, खाने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देख के हम नहीं बता सकते हैं कि उनमें फैट है या नहीं है। तो इस आधार पर दो प्रकार के फैट्स होते हैं, एक तो जो दिखाई देते हैं, यानी कि जिसमें फैट दिखाई दे, और जो जिसमें नहीं दिखाई दे। अब किसी चीज़ में फैट है, दिख रहा है हमें, वो चीज़ें कौन सी होगी, घी, तेल, दूध, दही भी होता है, मक्खन, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों में हमें फैट दिख रहा है कि हाँ इनमें फैट प्रेजेंट है। अब नहीं दिखने वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, तो जो नहीं दिखने वाली चीज़ें होती हैं उसमें हम लोग बात करते हैं अनाज, दाल, सब्जियां, सूजी और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सब। यानी कि जब फैट हमें दिखाई देता है वो प्रोडक्ट हैं घी, तेल, दूध, दही, मक्खन, और भी जितनी भी चिकनी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें। और कुछ हैं जो हमें नहीं दिखाई देते लेकिन उनमें फैट प्रेजेंट होता है, भले ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है लेकिन उनमें प्रेजेंट होता है। तो इस आधार पर होते हैं अनाज, दालें, सब्जियां, सूजी वगैरह और भी अन्य सारे प्रोडक्ट। तो हमारा जो ये वसा वाला टॉपिक था ये हमारा पोषक तत्व कंप्लीट हो गया। वसा में हम लोगों ने देखा वसा के किन तत्वों से मिलकर बनी है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने वसा के कार्य देखे, वसा क्या कार्य करती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की कि वसा हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त हो सकती है। तो हमारा ये जो वसा वाला पोषक तत्व है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम नए पोषक तत्व के बारे में, विटामिन। तब तक के लिए धन्यवाद।